तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी बड़ी अफसोसनाक है। कुछ चीज़ें, कुछ हादसे, कुछ वाक़े ऐसे होते हैं जो आपके सीधे दिल पे चोट करती हैं। आज की कहानी जो भी सुना, जिसने भी तस्वीर देखी, उसके दिल में एक ही ख्याल आया। आप कितने भी बुरे हो, कट्टर दिल हो, पत्थर दिल हो, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी तस्वीरें और कहानियाँ जब सामने आती हैं तो कलेजा छलनी हो जाता है। आज की कहानी ये सोचने पे मजबूर करती है, ये बरसों से ये बहस चली आ रही है कि इंसान ज़्यादा ख़तरनाक है या जानवर। लेकिन जब तब हम लोग अपनी हरकतों से ये साबित कर देते हैं कि शायद इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक कोई नहीं है, जानवर भी नहीं। एक हथनी, एक मादा हाथी, जिसके पेट में एक वो गर्भवती है, मुश्किल से 1.5 साल के अंदर 18 से 20 महीने के बाद वो माँ बनने वाली थी। भूख लगती है, जंगल छोड़कर बस्तियों में आती है, इंसानों की तरफ जाती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ होता है, शायद ये खबर हम लोगों तक पहुंचती भी नहीं। ना आज मैं सुना रहा होता, ना भी सोशल मीडिया में होती, ना न्यूज़ चैनल पर होता। लेकिन एक फॉरेस्ट अफसर जिसने ये सारी चीज़ें देखी, उनसे रहा नहीं गया, उनके दिल ने कचोटा। और वैसे भी फॉरेस्ट अफसर हैं, जानवरों के ज़्यादा करीब होते हैं, शायद उनको ज़्यादा मोहब्बत होती है जानवरों से। और उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिख डाला। बस उस पोस्ट को लिखने की देर थी, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। और इस वक्त पूरे देश में जो भी इसको सुन रहा है, उसको सिर्फ इसी बात का गुस्सा है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है एक बेजुबान जानवर के साथ। और उधर वो जानवर जो तमाम तकलीफ उठा रही है इंसान के हाथों, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया, उसने कहीं पे भी कोई हिंसा नहीं की। वो चुपचाप खामोशी से वापस जाती है और एक नदी में उतरती है और तब तक रहती है उस नदी में जब तक उसकी सांसें चलती हैं, और फिर उसी नदी में अपनी जान दे देती है। फॉरेस्ट अफसर ने एक जगह लिखा है कि शायद उसका सिक्स सेंस था, वो उससे उसको एहसास हो गया था कि वो बचेगी नहीं, और इसीलिए उसने जल समाधि ले ली नदी में। वो लौटी ही नहीं। उसको निकालने, बाहर बुलाने की कोशिश की गई, 2 हाथियों को बुलाया गया ताकि उसको देखकर वो नदी से बाहर आ जाए, लेकिन वो नदी से नहीं निकली। नदी के अंदर ही उसने अपनी जान दे दी। कहानी केरल की है, बल्कि अफसोसनाक। केरल में एक बड़ा मशहूर एक जगह है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नज़दीक ही एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जंगल है, जंगल में हाथियों का झुंड है। 23 मई को अपने झुंड से बिछड़कर एक हथनी जंगल से बाहर आ जाती है। हथनी प्रेग्नेंट थी, भूख लगती है तो वो आबादी की तरफ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आबादी में कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। 23 को निकलती है खाने की तलाश में, क्योंकि खाना ज़रूरी था उसे, खुद के लिए भी, उसके जो गर्भ में पल रहा उसके लिए भी। तो एक बस्ती में जाती है, लेकिन कौन सी बस्ती में ये नहीं मालूम, क्योंकि हाथी जंगल से निकलकर उसने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था। बट जो खबर है उसके हिसाब से वो एक बस्ती में पहुंचती है, एक गांव में पहुंचती है, और वहाँ पे कुछ लोग उसे एक पाइनएप्पल देते हैं, अनानास, और वो अनानास खाती है। लेकिन अनानास मुंह में लेते ही अनानास में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि अनानास के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर विस्फोटक थे। और उस ब्लास्ट का असर ये होता है कि उसका जबड़ा टूट जाता है और पूरे गले में जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं। अब मुंह का पूरा हिस्सा, आदमी खाना वहीं से खाता है, पानी वहीं से पीता है, जबड़ा टूट चुका, वो जानवर, उसे ये भी पता नहीं क्या करना है। तो वहाँ से बदहवास भागती है, लेकिन इस चोट, इस ज़ख्म के बावजूद वो किसी इंसान पे हमला नहीं करती, बल्कि वो अपने रास्ते पे, अपने जंगल की तरफ जाना चाहती है। ज़ख्मी मुंह, टूटा हुआ जबड़ा लेकर वो इधर उधर निकलने की कोशिश करती है। और उसके बाद 23 को उसको देखा गया था। फिर वो वहीं उसी ज़िले के एक नदी में
अगले दिन उस हथनी को देखा जाता है, वो नदी के पानी में जाकर खड़ी हो जाती है और उसका पूरा मुंह और सूंड जो था वो पानी के अंदर था। उसकी दो वजह थी, एक ये कि शायद उस धमाके की वजह से एक तो जबड़ा टूटा हुआ है, उसके अलावा ब्लास्ट से वो सब कुछ जल गया, तो जलन सी हो रही होगी, लहर सी हो रही होगी। पानी में शायद उसे थोड़ा आराम मिल रहा था अपना मुंह डालने से, तो वो पानी के अंदर ही अपना मुंह डाले हुए थी क्योंकि उसको आराम मिल रहा था। दूसरी ये भी थी कि उस जख्म पर मक्खी या बाकी चीज़ें, कीड़े मकोड़े ये बैठ जाते हैं अक्सर हाथी पे, तो उसकी वजह से ज़ख्म और हरा हो जाता, तकलीफ़ होती है। तो उन लोगों को बचाने के लिए कि वो ना बैठें, इस वजह से भी उसने अपना मुंह और ज़ख्मी सूंड पानी में डाल रखा था। पानी में हथनी को देखकर कुछ लोग फॉरेस्ट अफसर को खबर देते हैं। फॉरेस्ट अफसर वहाँ पहुँचते हैं और ख़ास तौर पर एक मिस्टर मोहन कृष्णन ही वो शख्स थे जिन्होंने फेसबुक पे लिखा था, और मोहन कृष्णन पहले दिन से इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। मोहन कृष्णन जाते हैं, वो देखते हैं हथनी को पानी के बीच में, अजीब सा लगता है उनको, कोशिश करते हैं अपने तरीके से उसको किनारे पे लाने के लिए, हथनी किनारे नहीं आती। इसके बाद दो हाथी को बुलाया जाता है क्योंकि हाथी अपने साथियों को देखकर, झुंड को देखकर उनकी तरफ लपकती है, बढ़ती है। तो दोनों हाथी नदी के किनारे लाए गए, लेकिन हथनी फिर भी उनके करीब नहीं आई। शायद उसका ज़ख्म ज़्यादा गहरा था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन मोहन कृष्णन के हिसाब से शायद उसके अंदर सिक्स सेंस ये कह रहा था उसका कि अब जान नहीं बचेगी, और इसीलिए वो अपना मुंह लगातार पानी में डालकर उसी तरीके से खड़ी रही। 23 को यह वाकया हुआ। इसके बाद 23 से लेकर 27 तक वो हथनी उसी नदी में खड़ी रही, न बैठी, न लेटी, न वहाँ से खिसकी, और आखिरकार 27 तारीख को कोशिश तमाम की फॉरेस्ट ऑफिशियल ने लोगों के साथ मिलकर हाथी को ही बुला करके उसको किनारे लाया जाए, उसका इलाज किया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद हथनी ठान चुकी थी कि उसे इसी हाल में मरना है, और शायद ज़ख्म उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा था क्योंकि पानी में रहकर उस ज़ख्मी हिस्से को थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। 27 तारीख की शाम 4 बजे जो हथनी लगातार 3-4 दिन से अपने चारों पैर पर खड़ी थी, अचानक वो पैर थक जाते हैं और वो उसी पानी में गिर पड़ती है। उसका दम निकल चुका था। 27 मई शाम के 4 बजे वो हथनी उसी पानी में दम तोड़ देती है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उस हथनी के गिरते ही समझ जाते हैं कि अब जिंदा नहीं है। फिर बहुत मुश्किल के बाद खींचकर उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उस हथनी का जबड़ा टूटा हुआ था, मुंह का हिस्सा ज़ख्मी था, और जो सबसे अफसोसनाक खबर आती है पोस्टमार्टम के बाद वो ये कि वो प्रेग्नेंट थी और 18 से 20 महीने के अंदर उसको डिलीवरी देनी थी, तो माँ बनने वाली थी। इस हथनी की उम्र करीब 15 साल थी। जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चली, फॉरेस्ट ऑफिशियल मोहन कृष्णन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से इमोशनल हो गए। उसके बाद बड़ा ही उन्होंने एक इमोशनल मेल फेसबुक पे एक अपना पोस्ट लिखा। पोस्ट का निचोड़ ये था कि कुछ लोगों ने उस भूखी हथनी को खाना देने की बजाय पाइनएप्पल में बारूद भर कर दे दिया। उस बारूद भरे पाइनएप्पल को हथनी ने मुंह में लिया, और जैसे ही उसके मुंह के अंदर, अभी वो नीचे भी नहीं गया था पेट तक, उसने चबाया होगा और वो धमाका हो गया, और उस धमाके में उसे गहरी चोट लगी। उसके बाद वो बदहवास वहाँ से भागती है। कौन लोग थे, किस गांव के लोगों ने किया, ये सारी चीज़ें उस वक्त तक कोई मायने नहीं रखता था। जब ये पोस्ट वायरल हुआ तब लोगों को ख्याल आया। इसके बाद मोहन कृष्णन उस नदी के किनारे लगातार रहे। दो हाथी को बुलाया गया निकालने के लिए, उसके भी ये साथ रहे, और फिर इन्होंने उस हथनी को गिरते हुए देखा शाम 4 बजे 27 मई को, और फिर उसे मरते हुए भी देखा। इसके बाद जंगल में उस हथनी का अंतिम संस्कार किया गया। उसमें भी कृष्णन जो है, मोहन कृष्णन, शामिल और मौजूद थे उस वक्त। उनका ये कहना था कि इस
हथनी के साथ जो कुछ हुआ उसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जब मामला बाद में वायरल हुआ, दिल्ली तक खबर आई, वहाँ के सीएम से लेकर फॉरेस्ट मिनिस्टर, एलजी तक का, वहाँ के गवर्नर का भी ट्वीट आया, फिल्म स्टार से लेकर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, पूरा देश, आम से लेकर ख़ास लोग, जिसने भी ये कहानी सुनी कि एक भूखी हथनी को बारूद भरकर पाइनएप्पल खिलाया गया जो कि प्रेग्नेंट थी, तो कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए गुस्सा उठा, आवाज़ उठी। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि एक गांव के एक शख्स को, जिसके ऊपर डाउट है, उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल ने उठाया, उससे पूछताछ चल रही है। इसके बाद पता चलेगा कि असलियत में कौन कौन लोग हैं, किस गांव के लोग थे। इस इलाके में अनानास या पाइनएप्पल में बारूद भरकर देना ये कोई नई बात नहीं है। केरल के इस हिस्से में बहुत सारे, चूँकि जंगल का इलाका लगता है, तो कई बार जंगली जानवर जैसे सूअर और बाकी, उनको भगाने के लिए, खेतों को बचाने के लिए वहाँ के लोग ये करते हैं कि पाइनएप्पल में बारूद भर के रख देते हैं और वो जैसे ही खाता धमाका होता है। तो ये पहले भी होता आया, लेकिन एक प्रेग्नेंट हथनी के साथ ऐसा, जो भूखी थी और जो वायलेंट भी नहीं थी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, न भूख से जब वो बेबस थी और वहाँ पहुंची तब भी, और न जब ज़ख्मी होने के बाद वो लौट रही थी तब भी, किसी भी एक शख्स को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कृष्ण साहब ने लिखा है इसमें, कृष्ण साहब ने, उसका अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, जो लाइनें थी कि वो हथनी अपने अजन्मे बच्चे के लिए खाना तलाशते हुए जंगल से गांव की ओर आई थी। उम्मीद थी कि इंसानी बस्ती में कोई तो होगा जो उसे और उसके बच्चे को का पेट भरेगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। कुछ गांव वालों ने हथनी को अनानास खाने को दिया, लेकिन जुल्म का नकाब पहने जुबान वालों ने इस बेजुबान को बेदखल करने की तैयारी कर ली। अनानास में बारूद भर दिया और उसे हथनी को खिला दिया। अनानास खाते ही उसके मुंह में बारूद फट गया, उसके जबड़े टूट गए। इसके बाद हथनी तड़प कर जंगल की तरफ भागी और नदी में पहुंच गई। ये तो है इस हथनी की कहानी, लेकिन इसी के ज़रिए आज मैं एक दूसरा सच, उससे मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी रूबरू करूं, यही इसी मामले को लेकर। पूरे देश में इस वक्त हमारे करीब 27,000 एलिफेंट हैं, हाथी, 27,000। और सबसे ज़्यादा जो हाथी इंडिया में है वो असम में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। इन 27,000 हाथियों में एक दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ 800 हाथी ऐसे हैं जो मेल हैं, बाकी के सब हथनी हैं। अगर दुनिया भर की हम बात करें तो अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी यही ज़्यादा मशहूर हैं। तो करीब 4 लाख अफ्रीकन हाथी हैं, 4 lakhs अक्रॉस द वर्ल्ड। 40,000 एशियाई हाथी हैं और इनमें से 27,000 हमारे इंडिया में। हाथियों की कुछ खासियत होती है। ये 12 कहते हैं कि 12 मील दूर से ही इनको पानी की गंध आने लगती है कि पानी कहाँ है, ये पता कर लेते हैं। ये पहले ही खतरे को भांप भी लेते हैं, लेकिन चूंकि ये बस्ती में पहुंची थी, ये भूखी हथनी, उसे लगा इंसान है, इनसे क्या खतरा, यहीं वो गलती कर गई थी परखने में। पूरे जो अपने इंडिया में 27,000 हाथी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा 6,000 कर्नाटक में है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर असम है जहाँ पे अराउंड 5,700 है। तीसरे नंबर पर केरल जहाँ 3,000 है। इसके बाद राजस्थान है। ये तो इसका एक पहलू है। अब हाथी की हमारे यहाँ क्या हालत है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कई ऐसी परंपराएं हैं जिसमें हाथी का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। गणेश जी हम सब जानते हैं, पूजा होती है। 27,000 हाथियों में देश में 4,000 ऐसे हाथी हैं जो कैप्टिव हैं, यानी कि बंधक हैं, एक तरह से गुलाम हैं। उनको इंसानों ने बंधक बना रखा है। इसका मतलब है कि 27 में से 4,000, बाकी के 23,000 जो है वो जंगल में हैं या अलग अलग नेशनल पार्क में हैं। लेकिन 4,000 हाथी हमारे देश में इस वक्त बंधक हैं और इनमें सबसे ज़्यादा असम, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु में ही, जहाँ पे इन हाथियों को बंधक बनाया गया है। अब इनके बंधक बनाने की वजह क्या है?
साउथ में सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि साउथ में जितने भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक रस्म और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हाथियों का इस्तेमाल होता है, चाहे प्रोसेशन के लिए, चाहे धार्मिक समारोह के लिए, और बड़े पैमाने पर होता है। अब यहाँ पे धार्मिक आस्थाएं हैं तो चलिए कुछ हद तक छोड़ देते हैं इस बात को, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैलियों के लिए हाथी का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कई कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए, ऐड के लिए हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब चीज़ों में होता यह है कि चूंकि हाथी जंगल में रहता है, जंगल में वो चलता फिरता अपने हिसाब से है, लेकिन यहाँ जो बंधक हैं 4000, इनके ऊपर जो जुल्म होता है उसकी एक लंबी दास्तान है। इनको किसी धार्मिक फंक्शन में या फिर रैली में जब ले जाते हैं तो आप इनको, अगर गर्मी है तो तपते हुए कंक्रीट के सड़क पर आप चलाते हैं, घंटों ये खड़े रहते हैं, घंटों रैलियों में इनको ले जाया जाता है, घंटों धार्मिक समारोह में इनको रखा जाता है। तो उस और फर्श पे ईंट के, सीमेंट के, और इसकी वजह से इनके पैरों को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जंगल और सड़क इन दोनों पे चलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इनके पैर ख़राब हो जाते हैं, और यही वजह कई बार ऐसे फंक्शनों में हाथी को गुस्सा आता और उन्होंने ख़ासतौर पर इंसानों पे भी हमला किया, महन पे भी किया है। अकेले 2015-17 में करीब 70 हाथियों की इंडिया में मौत हुई थी, 2015 और 70 के बीच, अननेचुरल डेथ। टॉर्चर की वजह से, ज़्यादा इनको देर तक खड़ा रखना, ठीक से खाना ना देना, और ये जो सबसे ज़्यादा 70 मौत हुई थी ये केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में हुई थी। एक और कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हाथियों पे सबसे ज़्यादा जुल्म होता है तो वो कौन सा इलाका है, तो एक साथ सारे एक्सपर्ट कहते हैं वाइल्ड लाइफ के कि वो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा हाथियों पे जुल्म होता है, और इसीलिए केरल के डेटा भी जो है वो डराने वाले हैं। इन 70 में से 17 हाथी सिर्फ और सिर्फ केरल में मारे गए थे, अननेचुरल डेथ जिनकी हुई थी। अब इनके मरने के इस तरीके से अननेचुरल कई वजह। हाथी बहुत ही स्लो ईटर होता है, बहुत ही धीमे खाना खाता है, आहिस्ता आहिस्ता खाता है। लेकिन जो बंधक हाथी हैं उनके सारी चीज़ें ऐसी होती कि सब कुछ टाइम पे करना होता है, तो जितना खाना उनके हिसाब से, जितना वक्त दिया उतना खिला दिया, उसके बाद निकल गया तो हाथी भूखा भी है, फिर इधर उधर भटक रहा है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। जबकि और नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो ये होता है कि हाथियों को गन्ना दे दो बस काफ़ी है, इनका पेट भर जाएगा, जिंदा रहेंगे। ऐसा है नहीं। हाथी करीब जंगल में जब खुद से जीते हैं आज़ाद, तो कहते हैं जो इनके एक्सपर्ट्स हैं कि ये करीब 100 तरह के रूट्स, पत्ते, पेड़ पौधे, अलग अलग चीज़ें, 100 टाइप्स के ये खाते हैं, और इसीलिए ये हेल्दी रहते हैं। और जो एशियन हाथी है इनकी जो एज है एवरेज वो 70 to 75 ईयर्स है, ये 70 से 75 साल जिंदा रहते हैं। लेकिन जो कैप्टिव हैं, जो बंधक हैं हमारे 4000 हाथी, इनकी एवरेज लाइफ जो है वो 35 से 40 साल के बीच में। तो कहाँ 70 से 75 साल आज़ाद हाथी एक जंगल में, और कहाँ एक बंधक हाथी जिसको 100 तरह के अपने हिसाब से खाने भी नहीं मिलते, इंसान अपने हिसाब से देता है, अपने मतलब से देता है, तो उसकी जीने की उम्र भी कम हो जाती है, 40 साल से नीचे ही बच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक समारोह में हाथी के इस तरीके की इस्तेमाल पर रोक लगाने का एक कानून बनाया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, आज भी होता है। उसकी वजह यह है कि धार्मिक समारोह में, खासतौर पर साउथ में, एक एक दिन का एक एक हाथी का कहते हैं कि जो महावत और उनके जो मालिक है वो 70-70 हज़ार रुपये कमा लेता है उसकी सजावट और बाकी चीज़ों के हिसाब से। इस वक्त भी करीब 350 हाथी केरल और राजस्थान में इलीगल तरीके से है अपने अपने मालिक के पास, जिनका कोई पेपर नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं, बस उन्होंने पकड़ा और ले आया है, और उसको इलीगल तरीके से बंधक बनाए हुए हैं। कुछ साल पहले की बात है कि असम के तिनसुकिया से गुजरात के अहमदाबाद में एक फंक्शन था, ऐसी धार्मिक फंक्शन, और उस फंक्शन में वहाँ पे 3 हाथियों की ज़रूरत थी। इत्तेफाक से जो गुजरात में, जहाँ पे अहमदाबाद में फंक्शन था, उनके 2 हाथियों की ज़्यादा उम्र होने के बाद नेचुरल डेथ थी, मर गए। अब उन्हें अचानक हाथी चाहिए था, तो उन्होंने असम में कांटेक्ट किया और तिनसुकिया से 2 हाथी मंगाने की बात की। तो तय ये हुआ कि तिनसुकिया से ट्रेन के ज़रिए अहमदाबाद तक ये हाथी को भेजा जाएगा। रेलवे से कहा गया कि आप इंतज़ाम कीजिए।
अब करीब 3100 किलोमीटर 3100 किलोमीटर तिनसुकिया टू अहमदाबाद, और उसमें उन हाथियों को भेजा जाना था। करीब ट्रेन की स्पीड भी 100 किलोमीटर के भी आसपास, और 3 दिन के आसपास का सफ़र। तब ये हुआ कि हाथी जो स्लो चलता है जंगल में, अब उस ट्रेन की घटघट आवाज़, स्पीड 100 और 3 दिन का सफ़र, अलग अलग वेदर, तो उन हाथियों पे क्या गुजरेगी, उनका डर, उनकी बाकी चीज़ें, उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसको लेके उस वक्त एक मामला उठा था। तो खैर फिर उस हाथी को भेजने का ही प्लान दूर कर दिया गया। उसी के बाद इसी इंसिडेंट को देखते हुए ये हुआ कि हाथियों के लिए भी कुछ नियम कानून बनाने चाहिए। तब नियम कानून ये बना, और है अभी भी, कि एक बार में एक हाथी को आप 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते एक बार में, यानी 18 मील 30 किलोमीटर। तो अगर आपके पास हाथी है तो आप उसको 30 किलोमीटर से ज़्यादा वन गो में पैदल नहीं चला सकते, ना कहीं ले जा सकते हैं। 30 किलोमीटर के बाद आपको रुकना ही है, और रुकना ही है। उसी तरीके से है कि एक बार में अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कहीं ले जा रहे हैं तो 6 घंटे से ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते हाथी को किसी ट्रेन में या किसी ट्रक पे या किसी और गाड़ी में रखकर। 6 घंटे के बाद आपको रुकना ही रुकना है, उसके बाद फिर आप बात भी करेंगे। हर साल रोड एक्सीडेंट में ही ट्रेन से कटकर बिजली के करंट लगने से हमारे देश में न जाने कितने हाथियों की मौत होती है। उसकी वजह यह है कि हाथी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना, उसको बड़े बड़े ट्रकों में ले जाते हैं, ट्रक वैसे ही खुला हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि ब्रेक मारा या कुछ और चीज़ें हुई और हाथी ट्रक से बाहर गिर गया और चलती ट्रक में फिर उसकी मौत हो गई। जंगल के आसपास रेलवे ट्रैक पे हाथी, उससे बिजली के तार लगने से हाथी की कई बार मौत हुई है। कहते हैं कि अकेले हमारे जो बंधक हाथी हैं उनमें से 700 हाथी जो है वो सिर्फ केरल में कैद है, और इनमें से ये 700 हाथी में सिर्फ 250 ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर अपना मालिकाना हक जताते हैं, या फिर कुछ मंदिर हैं जिनके ये तहत हाथी आते हैं जो धार्मिक समारोह में हिस्सा लेते हैं। साउथ इंडिया में हालांकि साल में 365 दिन होता है, लेकिन कहते हैं कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में 10,000 ऐसे फेस्टिवल हर साल होते हैं, 10,000, जिसमें इन हाथियों को परेड और प्रोसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हर साल। 12 सालों में पिछले 212 लोगों को हाथी ने ही मार डाला, और उसमें ज़्यादातर महावत थे। और इसकी जब जांच की गई तो पता चला ये हाथी कई चीज़ों को लेकर गुस्सा में थे। इनको खाना कम दिया जाता था, इनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, इनको गर्म जगहों पे चलवाया जाता था, लंबे लंबे वक्त तक खड़ा रखा जाता था। दिन के अलावा रात में बहुत सारे धार्मिक समारोह होते हैं और दूसरे समारोह होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसमें रात में भी उनका इस्तेमाल होता है। और कहते हैं कि इस वजह से रात में हाथियों का ज़्यादा इस्तेमाल, उनकी आँखों पर असर पड़ता है रोशनी से, उसकी वजह से भी उनकी आँखें भी ख़राब होती हैं। और 12 सालों में अगर 212 लोगों को हाथियों ने मारा गुस्से में, तो इसी दौरान में 1000 हाथी को भी टॉर्चर करके मारा गया, 1000 अलग अलग तरीके से। हालांकि केरल हाई कोर्ट भी हाथियों के ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर थोड़ा सख्त हुई और उसने एक फैसला दिया था कि हाथियों के पास अगर आप समारोह में, किसी भी समारोह में हाथी का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसके आसपास आप पटाखा ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है हाथी बिदक जाए। नंबर 2, कभी भी हाथियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको आप खुली गाड़ी में ना ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे हाथी गिरकर मर चुके हैं। हाथियों को भीड़ से दूर रखा जाए, जो अमूमन होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स बनाए भी गए, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। और आज भी हमारे देश में, इसी केरल में कुछ साल पहले एक और हथनी की भी ऐसी मौत हुई थी। लेकिन यही चीज़ें होती कि जब होता है तब हम लोग जागते हैं, हम बातें करते हैं, अफसोस जताते हैं, फिर वक्त बीतता हम भूल जाते हैं। इंसानों की मौत तक को जब हम सब भूल जाते हैं, खुद इंसान, तो एक जानवर की मौत पे कितने दिन का अफसोस कौन मनाएगा। यही सच है और कड़वा सच है। लेकिन एक प्रेग्नेंट हथनी की इस तरीके से मौत ये झंझोड़ने वाली है कि ये हथनी की मौत थी या फिर इंसानियत की मौत थी। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। तो ये थी पूरी कहानी। अब कुछ लोगों के मेल लिख कर लाया हूँ। पुलकित अग्रवाल है और ये चाहते हैं कि
प्रिजन स्वैप इजराइल की एक कहानी है, वो सुनाए। तो पुलकित साहब जल्दी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा बालकर खोसा हैं, शाकिर मंसूरी हैं, संजय कुमार नायक हैं, और ये ग्राहम स्टेन की कहानी सुनना चाहते हैं और नाराज़ भी हैं कि मेल का जवाब नहीं देता। तो संजय साहब थोड़ा बिजी होंगे, इसलिए नहीं दे पाया हूँ, लेकिन कोशिश रहती है। मीता भट्टाचार्य जी हैं। मीता जी की भी शिकायत है कि मेल का रिप्लाई नहीं करते, पर इन्होंने ये लिखा कि कल कहानी सुनते सुनते ये और इनके पति दोनों दरवाज़ा बंद करना भूल गए, और सुबह पता चला कि कहानी में खोकर दरवाज़ा भूल गए थे। और जबकि क्राइम में हमेशा कहते हैं अलर्ट रहिए, सचेत रहिए। तो मीता जी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि ज़रा सी सावधानी हटती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर वाला न करे ऐसा हो, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा प्रसीद शंकर हैं, और ये केरल की एक मर्डर स्टोरी सुनना चाहते हैं, इन्होंने भेजा है तो जल्दी सुनाता हूँ। रोहित जंगीर हैं, और ये चेरनोबिल की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मोहम्मद कफीलुद्दीन हैं। दिवाकर कुमार हैं, और ये बिहार रेल हादसे के ऊपर स्टोरी सुनना चाहते हैं, जो शायद देश का सबसे बड़ा रेल हादसा था। तो सुनाता हूँ दिवाकर साहब। पारस जैन हैं, ये ऑपरेशन ऑर्किड सुनना चाहते हैं। कुमार सागर हैं, ये मानिक शाह की कहानी फील्ड मार्शल सुनना चाहते हैं उनकी, तो सुनाता हूँ। आशीष ठाकुर हैं, ये कह रहे हैं कि अब कुछ चोर ठग की कहानी सुनाइए, तो चलिए सुनाता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ। बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, जिसमें से एक मयंक चावड़े भी हैं, जिन्होंने आज इस हथनी की कहानी के लिए कहा था। तो थैंक यू, आप लोगों ने कहा और मुझे भी लगा कि ये सुनानी चाहिए। निरंजन कपूर हैं, सागर बोरा है, राघवेंद्र राजपूत है, ये सुभाष ठाकुर की कहानी सुनना चाहते हैं। शायद मैंने सुना ये क्राइम तक में, एक बार रीचेक कर लूँगा। अंकित सिंह है। इसके अलावा गौरव जिंगर हैं, और गौरव जिंगर स्टाफ नर्स हैं बेंगलोर में, और रात को अपने पेशेंट मरीज़ों के साथ ये कहानी सुनते हैं। तो ऊपर वाला ये करे कि जितनी आप सेवा कर रहे हैं गौरव जी, सारे मरीज़ अच्छे हों और अपने ठीक होकर घर लौटें, यही दुआ है। इसके अलावा शुभम श्रीवास्तव, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम श्रीवास्तव, खुश रहो हमेशा। अनु है, इनका भी आज बर्थडे है, तो अनु हैप्पी बर्थडे। राहुल राठौर ने भेजा था ये। रोशनी नज़ारत हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। और सुनाथ कुंधेर ने भेजा है ये, तो रोशनी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा लक्ष्य शर्मा हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, और सुनील शर्मा जी इनके पिता भेजा, लॉकडाउन की वजह से दोनों बाप बेटे अलग हैं, बट हैप्पी बर्थडे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये दिन जल्दी गुजर जाएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। नीलेश गोविंद राव हैं, इनका भी जन्मदिन है आज, तो नीलेश गोविंद राव जी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, और आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो आज की कहानी इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। लेकिन आज जो कहानी सुनाई, बस आखिरी लाइन चलते चलते उस पर कह के जाऊँगा कि ये वाकई आज सोचने पे, फिर मैं जो शुरू में कहा था, सोचिएगा आप लोग भी कि ख़तरनाक ज़्यादा कौन है, इंसान या फिर जानवर। थैंक यू वेरी मच।